गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज की क्लास में जैसा कि हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, ठीक है, उसमें हम लोगों ने कुछ जैसे कि यात्रियों या अगर कहीं पुरातात्विक स्रोतों एवं साक्ष्य विदेशी यात्रियों द्वारा आए गए साक्ष्यों को हम लोगों ने देखा था। अब इसके आगे मध्यकालीन भारत में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में जहाँ से आपके वनडे एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वहाँ से सभी क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा करेंगे और उस एक एक टॉपिक को हम लोग वहाँ से देखने का कार्य करेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग हिस्ट्री में इस समय मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ठीक, मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम लोगों को पढ़ना क्या है? पढ़ना है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का जो हमारा कार्यकाल रहा वह 1200 से लेकर के 1506 तक रहा, 1526 तक, ठीक है। 1206 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल रहा। और दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला जो राजवंश था, यानी कि सबसे पहले राजवंश को जिनको हमको पढ़ना है वह है गुलाम वंश, या किसी गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। जैसा कि जितने भी एग्जाम्स वनडे एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पीसीएस के हुए, चाहे आईएएस के हुए, चाहे उसके बाद में आपके यूपीपी हुए, रेलवे हुए, ग्रुप डी के एग्जाम्स में किन्हीं भी हुए, एसएससी हुआ, एसएससी जीडी हुआ, ये सारे के सारे इतिहास से जहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी टॉपिकों में हम एक एक करके इस तरह से अलग अलग करके पढ़ेंगे कि जैसे कोई चीज़ हम अगर कंबाइंड स्टडी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम बच करके, यानी कि अगर कोई टॉपिक याद हुआ तो कोई भूल जाता है, लेकिन अगर हम उसी चीज़ को सिंगल टॉपिक के लेवल में पढ़ते हैं, यानी कि अलग अलग करके, तो हम पाते हैं कि हमें किसी भी टॉपिक में कोई परेशानी नहीं होती है और उसके बाद हम धीरे धीरे पढ़ते हुए उसको चले जाते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोगों को जो पढ़ना है वह है गुलाम वंश। गुलाम वंश, और गुलाम वंश के अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं कि कब से कब तक रहा, तो यह जो है 1206 से लेकर के 1290 तक रहा, ठीक है, 1290 तक। जैसे इनमें सबसे लास्ट शासक के रूप में जो आए 1265 तक नसीरुद्दीन महमूद, ये सबसे लास्ट शासक इस वंश के थे, ठीक है, यानी कि 1265 तक। 1206 से 1265 तक गुलाम वंश का कार्यकाल रहा, ठीक है। अब इनमें शासक कितने हुए, इनका कालखंड किस तरीके से चला, हम उनमें बात कर लेते हैं। उसके बाद एक एक करके हम पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। जैसे इस वंश के अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, यानी कि गुलाम वंश, और इसी को मामलूक वंश कहा जाता है। मामलूक वंश कहा जाता है, ठीक है। इन दोनों नामों से इसको हम जानते हैं। अगर मान लिया एग्जाम्स में आपकी पूछ लिया गया तो मामलूक के संस्थापक किन्हें कहा जाता है, तो हम यह बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक का, ठीक है, यानी कि गुलाम वंश के संस्थापक या पहले शासक के रूप में हम इनको कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले थे कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। अब इनके हम कार्यकाल की बात करते हैं। इनका कार्यकाल जो रहा हुआ 1206 से लेकर 1210 तक रहा, 1210 तक, यानी कि 1210 ईस्वी
ईस्वी, ठीक है, 1210 ईस्वी। अब इनमें जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यकाल कुल कितने हुए, 4 वर्ष के, यानी कि यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो कितने में, 4 वर्ष, यानी कि इनकी टोटल अवधि कितनी हुई कार्यकाल की, 4 वर्ष। अब इनके 4 वर्ष में सभी गणनाएं, यानी कि जिन्होंने जिस तरीके से इन्होंने जितना किया उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो यह एक इल्बरी जाति का तुर्क था। क्या था, इल्बरी जाति का तुर्क, और उसी के नाम पर इसने इल्बरी वंश की नींव रखी। इसने इल्बरी वंश की नींव रखी, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, यह इसी गुलाम वंश या मामलुक वंश का संस्थापक के रूप में, अगर हम संस्थापक की बात करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं, संस्थापक, संस्थापक यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को है, ठीक है। उसके बाद जैसे इसने क्या हुआ कि जब यह आगे की तरफ बढ़ा तो यह मलिक एवं शिल्पकार की उपाधि धारण की, ठीक है, यानी कि मलिक एवं शिल्पकार, जैसे कि यह क्या था, इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए जो ये हमारे साक्ष्य के रूप में आज भी भारत में उपलब्ध है, ठीक है। जैसे कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक का ही बनवाया हुआ था। जैसे आगे चल करके इन्हीं के दामाद इल्तुतमिश ने उसे पूरा करवाया, ठीक है। तो इसी के कारण इसे शिल्पकार की भी उपाधि दी गई, यानी कि इसे मलिक और शिल्पकार की उपाधि मिली, शिल्पकार की उपाधि मिली। लेकिन इनमें बात थी, भारत के राजाओं को यह उपाधि नहीं मिली, ठीक है। जैसे कि इसके बाद जब ये किसी भी राजवंशों को लूटता था, यानी कि किसी गांव को लूटता था, तो यह जब अपने देश जाता था तो वहां के लोगों को यह लूटे गए धन में से बांट दिया करता था। क्या करता था, लूटे गए धनों में से, उनमें से कुछ बांट देता था, जिसके कारण इसे लाख वक्स कहा, लाख वक्स कहा गया, लाख वक्स कहा गया। क्यों, क्योंकि यह लाखों रुपए दान करने वाला था, इस कारण से इसे लाख वक्स कहा गया। जब मोहम्मद गोरी का भारत पर आक्रमण हुआ था तो मोहम्मद गोरी का एक दास था जिसका नाम था गयासुद्दीन, ठीक है। गयासुद्दीन ने इनके कुतुबुद्दीन ऐबक को एक गुलाम के रूप में स्वीकार किया था। क्योंकि इन्होंने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले गुलाम वंश की नींव डाली, इसी कारण से इन्हें गुलाम होने के कारण इसका नाम गुलाम वंश पड़ा, ठीक है। अगर यही गुलाम नहीं होते तो इस वंश का नाम गुलाम वंश नहीं पड़ता, क्योंकि गयासुद्दीन ने क्या किया था कि इनको एक गुलाम के रूप में खरीदा था, ठीक है। इसने क्या किया कि अपनी राजधानी को लाहौर बनाया, लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, यानी कि अगर हम कहें इनकी राजधानी को, इनकी राजधानी लाहौर थी, लाहौर थी, ठीक है। इनकी राजधानी कहाँ थी, लाहौर। इसने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत
उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ठीक है, और यह जो है जो कि दिल्ली में स्थित है, यह कहाँ है? दिल्ली में। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। और उसके बाद 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? या अजमेर में है। यह अजमेर में है। इसे 2.5 दिन का झोपड़ा क्यों कहा जाता है? इसमें कारण है। यहाँ एक पहले संस्कृत पाठशाला चलती थी, उसी संस्कृत पाठशाला को इसने तोड़वा करके 2.5 दिन के अंदर वहाँ मकान बनवा करके खड़ा करवा दिया। इसी वजह से इसे 2.5 दिन का झोपड़ा कहा जाता है, क्योंकि यह 2.5 दिन में बना करके तैयार हुआ था। ठीक है, इनके जो गुरु थे उनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के नाम पर या इन्हीं के नाम पर इसने कुतुब मीनार की नींव दिल्ली में रखी। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। बख्तियार। ठीक है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इन्हीं के स्मृति में कुतुबुद्दीन ने यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार की नींव डाली। कुतुब मीनार की नींव डाली। ठीक है, तो ये आपके समझ में आया यहाँ तक। तो ये कुतुबुद्दीन। अब जैसे यहाँ तक इन्होंने कर लिया, तो फिर क्या हुआ कि कुतुबुद्दीन ने कुतुब मीनार की नींव को डाली, लेकिन आपत्तिजनक स्थिति में यानी कि तत्काल में ही क्या हुआ कि चौगान खेलते समय घोड़ों से गिर करके 1210 में इसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद इसको पूर्ण करवाने का कार्य इल्तुतमिश इसने किया। ठीक है, जैसे अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। ठीक है, इसकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। लाहौर में, और लाहौर में हुई थी चौगान खेलते समय। चौगान खेलते समय आज भी खेला जाता है। आपने देखा होगा कि घोड़े पर बैठ करके लोग बॉल को मार मार के इधर से उधर करते रहते हैं, उसी को चौगान कहा जाता है। तो यह फील्ड में चौगान खेल रहा था, जिससे गिरने के कारण इसकी आपातकाल स्थिति में मृत्यु हो गई। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए, उसके आगे हम चलते हैं। इसके आगे हम लोगों को पढ़ना है आराम साहब।
तो ये आप लोगों का नोट हो गया होगा। इसके आगे हम चलते हैं। दूसरे हैं आराम शाह। आराम शाह, आराम शाह के बारे में कुछ नहीं है। यह ऐबक का उत्तराधिकारी था। उत्तराधिकारी होने के बाद इल्तुतमिश ने इसे अपदस्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि यह अनुभवी था, एक नंबर का निकम्मा था, और निकम्मा होने के कारण इल्तुतमिश ने इसे क्या किया, अपने राज्य से निकाल करके हटा दिया गया। तो यह ज़्यादा दिन तक नहीं बना, तो 1210 में ही बना और 1210 में ही इसे हटा दिया गया। ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना है वो है इल्तुतमिश। ठीक है। इल्तुतमिश 1211 से लेकर के 1236 तक रहा। ठीक है। 1211 से लेकर 1236 तक यहाँ रहा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश इल्तुतमिश। ठीक है। इसका कार्यकाल 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक रहा। ठीक है। अब इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। यह जो है ऐबक का दामाद था। ऐबक का दामाद था, उसकी बहन से इसने शादी कर दिया था। ठीक है। तो यह चूंकि योग्य भी था, शासक में क्या देखा जाता है कि उसकी योग्यता सबसे बड़ी क्या होती है। ठीक है। योग्य था और योग्य होने के साथ साथ अनुभवी था, यानी कि शासकीय साम्राज्य इसे चलाने में काफी सक्षमता होती है। ठीक है। तो इसकी अगर हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं, यानी कि इनके बारे में, तो यह एक इल्बरी तुर्क था, जैसा कि हर जगह देखने को मिलता है। यह एक इल्बरी तुर्क था। तुर्क था। ठीक है। दूसरा, यह ऐबक के मृत्यु के समय बदायूं का सूबेदार था। ठीक है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई चौगान खेलते समय, तो यह उस समय बदायूं के सूबेदार के रूप में गद्दी संभाल रहा था। ठीक है। बदायूं का सूबेदार। ठीक है। सूबेदार था। उसके बाद इसने राजधानी, जैसे कि ऐबक के समय राजधानी कहाँ थी? लाहौर। यह लाहौर से दिल्ली ले आया, यानी कि राजधानी परिवर्तन किया और लाहौर से यह दिल्ली लेकर के आया। ठीक है। लाहौर से राजधानी को दिल्ली परिवर्तित किया। राजधानी लाहौर से दिल्ली लेकर के आया। ठीक है। इसी को अगर कहा जाए तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैसे दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद क्या होता है? इसमें 1526 में कौन आ जाते हैं? बाबर आ जाता है। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के वास्तविक शासक के रूप में इल्तुतमिश को गिना जाता है, यानी कि इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक शासक कहा जाता है। किसको? इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक।
वास्तविक संस्थापक इसे कहा जाता है। अब जैसे अभी मैंने कहा कि मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? ऐबक। ऐबक का गुलाम कौन हुआ? इल्तुतमिश। तो इसी को गुलाम का गुलाम कहा जाता है, गुलाम का गुलाम। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता है, यानी कि एक गुलाम से दूसरे गुलाम, जैसे कि एक ब्याज एक चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी कि गुलाम का गुलाम इसे कहा जाता है। ठीक है। इसने क्या किया कि दिल्ली सल्तनत में जब यह गद्दी पर बैठा तो यह सोचा कि अब कोई और गद्दी पर आकर के किसी, यानी कि किसी अदर घर का, जैसे एक होता है कि अगर हम पदस्थ हैं, यानी कि अगर हम किसी पद को ग्रहण किए हुए हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे बाद हमारा पुत्र हो, लेकिन इसने क्या किया, हाँ यही चीज उसने लागू कर दिया। क्यों? क्योंकि पहले ऐबक के समय में ये चीजें नहीं थी, लेकिन जब इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश ने कहा इसे वंशानुगत किया जाए। कैसा? वंशानुगत, यानी कि जो पद है, जो राजा का पद है वह वंशानुगत हो, वंशानुगत हो, यानी कि मेरे बाद कौन बैठे? मेरे परिवार का ही कोई एक सदस्य बैठे, ना कि दूसरा कोई। ठीक है। इसी के शासनकाल में अवध में पृथु विद्रोह हुआ, पृथु विद्रोह, इसी के शासनकाल में विद्रोह हुआ, जिसे पृथु विद्रोह कहा गया, पृथु विद्रोह कहा गया। ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देखा। अब इसके बाद इसी के समय में एक आक्रमण हुआ, जो आक्रमण चंगेज खां का था, यानी कि इल्तुतमिश के ही समय में चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ, भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है। यानी कि चंगेज खां का भारत पर आक्रमण हुआ। ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। अगर कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में किसी भी क्वेश्चन को पूछ सकते हैं टॉपिक के थ्रू। ठीक है। धन्यवाद।